नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस लाइव अंक में। दोस्तों, कश्मीर के धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का एक रुका हुआ फैसला आ गया। फैसला 5 सितंबर को ही रिजर्व कर दिया गया था, लेकिन शायद चुनावों के मद्देनजर उसे डिक्लेयर नहीं किया गया था या पढ़ा नहीं गया था। अब उसको पढ़ा गया है, तो अब ये फैसला जनता के सामने है। आधे अधूरे फैसलों की लिस्ट में एक फैसला और जुड़ गया। मैं हमेशा कहता था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब इस किस्म के फैसले हैं, चाहे उसे संवैधानिक बेंच कहा जाए या कुछ और कहा जाए, अधिकतर फैसले कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में जाते हुए प्रत्यक्ष रूप से नजर आते हैं। उम्मीद थी कि 370 पे चंद्रचूड़ साहब की अदालत कोई भी फैसला सरकार के खिलाफ नहीं लेगी और 370 को सही ठहराएगी। वही फैसला आया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कश्मीर की अपनी कोई संप्रभुता नहीं थी। इस बात को भी उन्होंने माना कि संप्रभुता भारत की ही थी। 5 जजों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस खन्ना भी थे, जस्टिस कौल, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत चंद्रचूड़ साहब के अलावा भी थे। इस बात पर भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई कि इस स्टेट का बाइफर्केशन कर दिया गया, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। वो कहते हैं ये सरकार का संविधान के अंतर्गत ये अधिकार है, तो वो कर सकते हैं। साथ में एक प्रश्न था बहुत इंपॉर्टेंट कि उनकी स्टेटहुड खत्म कर दी गई, लद्दाख की और कश्मीर की, तो उसके बारे में भी कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं दिया और यह कहा कि कश्मीर की स्टेटहुड वापस की जाए। लेकिन वो ऑर्डर नहीं है, वो रिकमेंडेशन है। और जो रिकमेंडेशन होती है वो एक तरह से कहा जाए तो ऑर्डर नहीं होता है। वो सरकार कभी भी आके सुप्रीम कोर्ट में कह सकती है कि हालात ठीक नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, कुछ नहीं कर पाएगा। एक प्रश्न और था कि आपने लद्दाख के अंदर विधानसभा को छीन लिया था, तो उसके ऊपर जो उनकी टिप्पणी आती है कि लद्दाख को जो यूटी में कन्वर्ट किया गया, बिल्कुल सही किया गया, सरकार ने कोई भी इलीगल कार्य नहीं किया है। मुझे लगता है कि शायद किसी भी चीज के अंदर कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है जहां पर यह कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद के पास वो अधिकार नहीं था या राष्ट्रपति के पास वो अधिकार नहीं था। धारा 371 क्या है? वो भी तो वही है। फिर अगर धारा 371 के अगर कुछ प्रोविजंस देखे जाएं तो वो मैं पढ़ूंगा जरूर, लेकिन वो 370 की बहन ही तो है अल्टीमेटली, जो भारत के बहुत सारे राज्यों में है। लेकिन इससे पहले कि मैं जरा सी बात और करूं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। दिल्ली से हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जी जुड़े हैं। नमस्कार जैन सर। नागपुर से विवेक देशपांडे जी हैं, स्वागत है आपका। और इलाहाबाद से सुनील शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो सारे के सारे फैसले, वो जो मैं हमेशा अपनी मेरी सीरीज जो चलती है आधे अधूरे फैसलों की एक कड़ी में, एक फैसला और जुड़ गया। और एक कपिल देव का बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट आज ही सुबह आता फैसले से पहले। ट्वीट यह था कि ये लड़ाई हमने हारने के लिए लड़ी थी, तो वहीं से हमें आभास हो गया था। और जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, चप्पे चप्पे के ऊपर वहां पुलिस लोग और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए, तो सरकार को पता था कि जजमेंट क्या होने जा रहा है और किस किस्म की चीजें हो सकती हैं। एक जो वाक्य उसके अंदर कहे गए हैं कि आप जब इस देश में हो तो इस देश का कानून ही सब जगह चलेगा, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, कि देश में 2 कानून नहीं हो सकते। आप एक जो संविधान है वही आपके ऊपर भी अप्लाई होगा। उनका ध्यान जब इसकी सारी की सारी हियरिंग हो रही थी तो धारा 371 की ओर भी दिलवाया गया था। हियरिंग बहुत लंबी हुई थी, करीब 35 दिन की हियरिंग थी, शायद उसमें कंस्ट्रक्टिव हियरिंग 16 दिन की थी, तो वहां पे 371 को भी लाया गया था। एक्चुअली है वो भी धारा 370 ही, लेकिन चूंकि वो सेम नाम नहीं दिया जा सकता, उसको 371 का नाम दिया गया था। मैं कुछ राज्यों के प्रोविजंस, जिसमें कि नागालैंड भी है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है, मैं कुछ शब्द पढ़ना चाहूंगा और आप इस पे गौर फरमाइएगा। आर्टिकल 371 मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर नागालैंड, मिजोरम और 1-2 और स्टेट के लिए। ये प्रोविजन क्या है? आप ध्यान से शब्द सुनिएगा। द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स वुड नॉट अप्लाई unless the state legislature assembly so decides। ये ऑलमोस्ट वही कानून है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कश्मीर की थी। अब ये क्या प्रोविजन है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लागू नहीं होता है? आप देखिए यहां पे
रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द नागा। एक दूसरा ज्यादा खतरनाक है, नागा कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर्स, यानी कि दे आर नॉट गवर्न बाय द अवर लॉज एंड प्रोसीजर्स। थ्री, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, ये और खतरनाक है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल एंड द क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉज। ये मैं नागालैंड के बारे में पढ़ रहा हूं, मेघालय का भी है, मिजोरम का भी ऐसा ही है। और चौथा, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ द लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, ये वही है जो धारा 370 के अंतर्गत आप ना लैंड खरीद सकते थे ना कुछ और कर सकते थे। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई राज्यों में धारा है। मैंने नागालैंड शब्द हटा दो, आपको पता लगेगा कि आप उनके सिविल लॉज के खिलाफ नहीं जा सकते। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डजंट अप्लाई देयर, यही तो एक्ट 370 था, उसमें फर्क क्या था? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यही विषय हमारा आज, कि पूरा का पूरा फैसला सरकार के पक्ष में है, राष्ट्रपति को सही ठहराया है, सरकार को सही ठहराया है, और यह कहा है कि कश्मीर की संप्रभुता देश की संप्रभुता से बड़ी नहीं हो सकती। यू आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड योर लॉज कैनॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस कंट्री एक्चुअली। तो आवर लॉज अप्लाई एवरीवेयर इन दिस कंट्री एज इज एल्सवेयर। सबसे पहले अनिल जैन जी, मैं आपके पास ही आऊंगा, आपके पास आज समय की थोड़ी बाध्यता भी है, तो मैं आपके पास ही पहली टिप्पणी लेता हूं। अच्छी बात है, हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ ऐसे 370 के जाने से या फिर, लेकिन हाँ, आपने स्टेट को तोड़ दिया, उस पर रिकमेंडेशन आती है, ऑर्डर नहीं आता है। सितंबर 2024 में चुनाव कराएंगे, ये वही है जो सरकार खुद कह रही है कि चुनाव आयोग ने कहा कि अब जून के बाद चुनाव करवाएंगे, तो सरकार की वो बात भी मान ली गई है, तो वो उसको भी एक तरह से कहा गया। लेकिन लद्दाख की असेंबली के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया कि भाई उसको आपने क्यों छीन लिया, अल्टीमेटली आपकी उसका चीफ मिनिस्टर क्यों छीन लिया। या आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर इसमें। दिनेश जी, जहां तक मेरा अपना मत है इस विषय में, तो जो आपने लद्दाख की बात कही, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि वहाँ एक अलग विधानसभा होनी बहुत ज़रूरी है और उसकी ताकत बरकरार रहनी चाहिए। एक जो काउंसिल होती है उसकी ताकत कभी भी उतनी नहीं होती जितनी एक असेंबली की ताकत होती है, जो हमारे संविधान में भी है। तो वो एक बड़ी सरकार से बड़ी चूक है, उसको जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको ठीक करना ही चाहिए। और धारा 370 जो देश में ये हटी है, तो अब जब देश के जो दो भाग हुए थे उसमें भारत बना, फिर पाकिस्तान बना, और कुछ राजाओं की जो अपनी निजी स्वार्थ था, राजा हरि सिंह थे वहाँ पे, वो बहुत एम्बिशियस और स्वार्थी किस्म के व्यक्ति थे और वो चाहते थे कि मेरी जो सल्तनत है वो अलग बने रहे, अलग सही देश बन जाए और मैं उसका फिर किंग बन जाऊं। उस तरह की उन्होंने एक वो दिमाग में पाली हुई थी एम्बिशन, और वो बहुत देर कर गए। जब उनको लगा कि भाई ये तो आपका सारा का सारा मामला जो है हाथ से चला जाएगा, और वो जो पाकिस्तान के फौज के लोग थे और जो कबीलाए उसमें बिना यूनिफॉर्म के उन्होंने हमला कर दिया था कश्मीर के ऊपर और बिल्कुल श्रीनगर के मुहाने तक पहुंच गए थे, तब उन्होंने बहुत देर से भारत को कहा कि नहीं, मैं भारत में विलय करना चाहता हूं। और फिर हमारी फौज गई और उसके बाद तो सब जानते हैं कि इतिहास है। और ये धारा 370 वो उस वार टाइम में जिसको कहते हैं ना, एक इमरजेंसी में, एक जिस तरह की उस समय परिस्थितियां थी, उस समय एक धारा 370 लगानी पड़ी क्योंकि एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट बनाने की कोशिश की गई थी उसको। अब वो धारा 370 जो है हमारे देश में, वो देर सवेर जानी ही थी। और जब आप बात करते हैं एक भारत की एकता की बात करते हैं, और ये जिस तरह की जो बात आप बता रहे हैं कि भाई दूसरे प्रदेशों में है, तो भारत की अगर एकता देखा जाए तो ये धारा 371 भी उतनी ही गलत है जितनी धारा 370। तो ये दोनों की दोनों हटनी चाहिए। लेकिन जो उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे देश के शासक जो है, उसमें कोई भी रहे चाहे, उनका जो रवैया रहा है वो बहुत, जिसको कहते हैं कि मैं जो अगर शब्द इस्तेमाल करूं तो वो शोभा नहीं देता। अब इतने बरसों से पाकिस्तान के पास कश्मीर का एक बड़ा टुकड़ा है, और ये भाजपा तो हमेशा ये कहती रही है कि जी कश्मीर का एक करना चाहिए,
6 साल वाजपेयी जी रह लिए, वो भी अपनी कभी बस ले जाते थे पाकिस्तान, और 10 साल के करीब मोदी जी को हो गए। ये भी कभी अचानक वहां पहुंच जाते हैं, अपना हवाई जहाज उतार देते हैं और किसी की बेटी की शामिल हो जाते हैं शादी में, लेकिन कोई ठोस काम नहीं करते। एक आध अटैक कर दिया, उससे बात तो बनती नहीं है। जब भारत के नक्शे पे हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो ये कब तक रहेगा, सवाल ये है। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि जो जिसका नाम भी ले लेते हैं आपने, चलो नाम के लिए कह दिए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, ये जो अक्साई चिन का मामला है, जहां हमारे बहुत ज्यादा पवित्र स्थान भी हैं, जैसे भगवान शिव का भी स्थान है कैलाश पर्वत, वो चीन के कब्जे में, उसके बारे में आप चूं भी नहीं करते। तो ये जिस तरह की विदेशी नीति है, देख करके कि कितनी क्या ताकत है, ये अगर आप अपने आप को राम भक्त कहते हैं तो आपको शोभा नहीं देता। क्योंकि अभी किसी से चीन के बारे में विदेश मंत्री से हमारे बात की किसी ने, तो उन्होंने कहा जी वो तो इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम उससे कैसे कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह की जो बातें हैं दिनेश जी, ये हमारे देश में नहीं चलनी चाहिए कि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है इसलिए हम उससे अपनी जमीन वापस लेने की बात नहीं करेंगे, उससे हम भिड़ेंगे नहीं, उससे हम लड़ेंगे नहीं। आप अगर अपने आप को राम भक्त कहते हैं, तो रावण तो सोने की लंका वाला था, कितनी बड़ी इकोनॉमी था, और राम तो बनवासी थे, वो भिड़ गए ना उससे, रावण से, या उन्होंने कहा जी ये तो रावण तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इससे हम नहीं भिड़ेंगे, इसके बाद तो सोने की लंका है। तो लड़ाई जो होती है वो सत्य के आधार पे होती है, इंसाफ के लिए होती है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस बात को बार बार कहते थे कि जैसे तिब्बत है, हमने तिब्बत को तो हम बिल्कुल ही भूल गए हैं दिनेश जी, उसका तो हम जिक्र भी नहीं करते। अरे तिब्बत जो है वो एक सॉवरन नेशन है, और वो हजारों वर्षों से एक बफर जोन का काम करता था चाइना और हमारे बीच में। और तिब्बत का एक सॉवरन नेशन रहना हमारे भारत के बहुत इंटरेस्ट में है। कम से अब चाइना तो बिल्कुल हमारे सर पे आके खड़ा हो गया है, कैलाश पर्वत पे चीनी फौजों के बूट जो है वो अब चल रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हमारी जो विदेश नीति है, ये दिखाते तो अपने आप को ऐसा है कि हम बहुत, जिसको कहते हैं बहादुर है, हमारा 56 इंच का सीना है, लेकिन आप इनके एक्शन देखिए, इनका एक भी एक्शन नहीं। आप बनारस की बात करेंगे जी, हमने विश्वनाथ कॉरिडोर बना लिया। अरे जहां रहते हैं भगवान शंकर का परमानेंट निवास है कैलाश पर्वत, वहां के बारे में आप चूं तक नहीं बोल सकते। तो बड़ी विचित्र बात है। तो ये सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि ऊपर से ढोंग है बहादुरी का, असल में कुछ नहीं। जैसे ढोल होता है ना जी, वो बजता बहुत है, आप उसको थोड़ा सा फाड़ के दे दो, अंदर खोखला निकलता है। तो ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सिवाय प्रचार, प्रोपेगेंडा और ढोल की तरह खोखले लोग हैं। ठोस कुछ करना इनका बस की बात नहीं है दिनेश जी।